नमस्कार दोस्तों। आज यानी 15 दिसंबर 2016 का जो हम प्रीलिम फोकस्ड एनालिसिस है और डिस्कशन है वो कर लेते हैं। फ्रंट पेज पे देखते हैं प्रीलिम के लिहाज से कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो राज्यसभा है वहाँ से डिसेबिलिटी बिल है वो पास हो गया है, तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम में भी इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि सिर्फ ये राज्यसभा से पास हुआ है, 3 साल के अंतराल के बाद ये राज्यसभा से पास हुआ है और अभी तो देखिए लोकसभा में भी ये पास होना बाकी है और कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो इसके 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले 7 तरह की डिसेबिलिटी सिर्फ आती थी 1995 जो डिसेबिलिटी एक्ट था उसके अंतर्गत। अब ये संख्या बढ़ा के 21 तरह की डिसेबिलिटीज शामिल हैं इस नए बिल में। अगर ये पास हुआ तो 21 तरह की डिसेबिलिटीज हो जाएंगी और इसके तहत इनके जो डिसेबल्स का यानी जो दिव्यांग है और इनका रिजर्वेशन बढ़ाकर गवर्नमेंट जॉब्स में कर दिया गया है 3 से 4%। और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उसमें कर दिया गया 3 से 5%। देखिए, अब सिर्फ ये बिल है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर बिल पास होता तब ये एप्लीकेबल होगा, ये 7, 11, 4 और 5 जो है। और इसके अलावा अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी भी दिव्यांग यानी डिसेबल से, तो उसमें एक इन्हेंस्ड सजा का प्रावधान है, 6 महीने से लेकर शायद 2 साल तक सजा हो सकती है। और इसके अलावा जो भी इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल डिसेबल्स हैं उनको भी देखिए एक एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। तो ये सारे जो हैं इसमें पॉइंट्स हैं इसके डिसेबिलिटी के। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस आते हैं कोई भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड तो ये जरूर लिखें जो डिसेबिलिटी बिल है। और ऐसा पास करने पर देखिए हम जो यूएन की कन्वेंशन है डिसेबल्स पर उसके इफेक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यूएन में एक कन्वेंशन हुई थी डिसेबल्स पर, हम उसी कन्वेंशन के बेस पर यह बिल पास करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने उस यूएन की कन्वेंशन का समर्थन किया था और यूएन ने कहा था कि अगर आप समर्थन करते हो तो इस तरह के आपको विकलांग को और दिव्यांग जो हैं इनको ज़्यादा एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी इनकी। तो अगला देख लेते हैं। अगला तो देखिए वैसे तो ये दिल्ली का पेज है और दिल्ली का पेज है, लेकिन इसमें एक एशियन पाल्म सीवेट इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन ये बन सकता है। यहाँ पे जो एशियन पाल्म सीवेट होती है, सीवेट एक तरह का बिल्ली कह सकते हैं आप, कैट बिल्ली होती है सीवेट। तो ये मिली थी डीयू यूनिवर्सिटी में। ये देखिए इस तरह की होती है एशियन पाल्म सीवेट। और देखिए ये जो हमारा 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसमें शेड्यूल 2 के अंदर आती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर न्यूज़ में है तो बस एक बार देख लिया, कल को कोई भी क्वेश्चन आता है तो याद रहेगा। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, डिस्कस करने के लिए हमने कर लिया। और यहाँ पर देखिए कोई खास न्यूज़ है नहीं। कावेरी के बारे में न्यूज़ है कि साइक्लोन आया था तो उम्मीद की जा रही थी कि कावेरी नदी में जो जल बहाव है वो बढ़ेगा, यानी जल की मात्रा वहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जल का जो फ्लो है वहाँ पर अभी भी कम है। और देखिए कावेरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होगा, जो हिमालयन की जो नदियां हैं यानी हिमालयन रिवर्स हैं, ये सारी की सारी जो इंडस सिस्टम है, गंगा का सिस्टम है और यमुना, ये सारी की सारी जो हिमालय की रिवर्स हैं ये सदाबहार रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं। यहाँ पर पूरा साल इसमें पानी रहता है। लेकिन जो कावेरी रिवर्स है यानी जो पहले ही से आपको बताता हूँ, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं यानी जो साउथ इंडिया की या फिर बाद में जो सेंट्रल इंडिया की साइड जाती हैं, ईस्ट की रिवर्स हैं, इनमें कोई जरूरी नहीं है, सदाबहार नहीं है, यानी इसमें सिर्फ एक सीजनल फ्लो रहता है। लेकिन इनकी एक्सेप्शन ये है कि सिर्फ एक नदी ऐसी है, कावेरी नदी। कावेरी नदी में हिमालयन नदी की तरह यहाँ भी, इसमें भी हिमालयन नदियों की तरह कावेरी नदी में भी पूरा साल पानी रहता है। यहाँ पे दोनों मानसून से बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी और साउथ वेस्ट मानसून से भी। तो यह नदी एक एक्सेप्शन है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि पेनिनसुलर रिवर्स में से कौन सी ऐसी रिवर है जो हिमालयन रिवर्स की तरह पेरिनियल यानी सदाबहार है जिसमें सारा साल पानी रहता है। तो याद रखिए कावेरी के बारे में ये एक्सेप्शन। अब देखिए उसके अलावा कोई खास न्यूज़ यहाँ पर भी नहीं है। प्रीलिम फोकस न्यूज़ कम बनती है। देखिए यहाँ पर सारी पॉलिटिक्स की न्यूज़ है और ये भी सारी पॉलिटिक्स की न्यूज़ है। एनएसजी के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो देखिए ये न्यूज़ है, बस इसमें थोड़ा पॉइंट है, जैसा कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि 3-4 साल पुराने करंट अफेयर हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उसके बारे में यूपीएससी पूछा करती है। तो देखिए क्वेश्चन यह बन सकता है यहाँ पर, वैसे तो बहुत आसान फैक्ट है, सारी दुनिया को यह पता ही होता है। कैलाश सत्यार्थी, इनका नाम पूछा जा सकता है, कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनके एनजीओ का नाम भी पूछा जा सकता है, बचपन बचाओ आंदोलन जो है। तो बस ये छोटा सा फैक्ट है, बहुत आसान ही है, सबको पता ही होता है आमतौर पे। तो देखिए अगला जो है कुछ है तो इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं। इसमें भी देखिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। सूरत की जो डायमंड सिटी कहलाती है सूरत, तो डायमंड सिटी आप नाम याद रखना सूरत को,
क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन कारण यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो डायमंड को तराशते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये जो सूरत का डायमंड सेक्टर है। और काफ़ी एक्सपोर्ट हम इसमें करते हैं, रशिया को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। नोटबंदी के बाद में यहाँ पर इस सेक्टर में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। तो आप ये नाम याद रखिएगा, कल को अगर वो मैच द फॉलोइंग दे देते हैं, डायमंड सेक्टर कहाँ फेमस है, यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, अगर कोई साउथ इंडिया की सिटी दे दी या फिर कुछ अजीब सी सिटी दे दी तो इसका मतलब वो गलत है। सूरत दिया तो इसका मतलब आप देखते ही क्लिक कर दिया जाएगा, क्योंकि सूरत में डायमंड फेमस है, इनका डायमंड का जो सेक्टर है काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जो यहाँ पे भी सेम न्यूज़ है लेकिन पॉइंट अलग है। अब इसमें न्यूज़ ये है कि जो डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी कारण कोलकाता और वेस्ट बंगाल का जो बीड़ी बाज़ार है, मतलब वेस्ट बंगाल में जो मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं वो बीड़ी सेक्टर के लिए काफ़ी फेमस हैं। और हमने ये आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि बीड़ी पे जीएसटी में से रेट बढ़ाने चाहिए, क्योंकि बीड़ी काफ़ी नुकसान प्रोवाइड करती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इसकी होती है बीड़ी की। तो आप ये याद रखिएगा बस दो चीज़ें, डायमंड सेक्टर ज़्यादा फेमस है सूरत में और बीड़ी जो सेक्टर है वो काफ़ी फेमस है पश्चिम बंगाल में। अब अगला पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इंदिरा नूई को ट्रम्प की कोई काउंसिल में जगह दी गई है, तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा, फिर भी IBPS SSC जैसे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी ऐसी महिला है भारतीय मूल की जिसको जगह दी गई है ट्रम्प की काउंसिल में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एलोपो तो आपको पता ही होगा, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया। एलोपो एक सिटी है सीरिया के अंदर में, जिसमें अभी जिसको सीरिया के जो देश है उसकी आर्मी यानी असद की आर्मी इसको वापस से कैप्चर करने की कोशिश कर रही है रिबल से। तो बस याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते, दिक्कत यह है हम भूल जाते हैं। अभी हमें याद है लेकिन जब तक पेपर होएगा अगर बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, इसीलिए बार बार आपको याद दिलवा देता हूँ। सीरिया तो वैसे काफ़ी आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2014 में क्वेश्चन आया था स्वात वैली कहाँ है, उस टाइम पे स्वात वैली पाकिस्तान की काफ़ी फेमस थी क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे। स्वात वैली कहाँ है, टिकरित कहाँ है, इस तरह के जो सिटीज़ न्यूज़ में होती है UPSC 3-4 सिटी देता है और मैच द फॉलोइंग करवा देता है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद बिजनेस सेक्शन में भी कोई खास न्यूज़ है नहीं। और यहाँ पर न्यूज़ है, देखिए मिस्त्री को हटा दिया गया और टाटा टेली सर्विसेज का जो बोर्ड है इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे देखिए सुबह हमने डिस्कस किया था CPI और अभी एक WPI भी होता है, आपको पता ही होगा, जो होलसेल रिटेल जो इंडेक्स होता है इसका। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए होलसेल प्राइस जो इंडेक्स होता है वो एक होलसेल के रेट को दिखाता है, यानी वो ऐसी बास्केट को दिखाता है जिसमें होलसेल गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स से नहीं। CPI तो कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है, लेकिन ये होलसेल गुड्स यानी जिस पे दुकानदार को चीज़ें मिलती हैं उससे जो महंगाई मेजर करते हैं उसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और देखिए ये हर 10 दिन बाद इसको रिलीज किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इट डील्स विद द गुड्स ट्रेडेड बिटवीन द कॉर्पोरेशंस रेदर देन द गुड्स बोट बाय द कंज्यूमर्स, यानी कस्टमर जिस रेट पर खरीदते हैं उससे ये WPI डील नहीं करता, जिससे कॉर्पोरेशंस आपस में डील करती हैं तो उससे ये WPI डील करता है। और देखिए द पर्पज़ क्या है, पर्पज़ तो ये है कि जो प्राइसिंग की जो है उसको मॉनिटर करना और किस रेट पे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन, कंस्ट्रक्शन, ऐसी चीज़ों को जिसमें देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन है, उन रेट्स पर यानी क्या कितनी महंगाई है इन चीज़ों में उससे डील करता है ये WPI। और इन इंडिया WPI इज़ द इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन रेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट फिलहाल गलत है क्योंकि फिलहाल हम CPI का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है UPSC कई बारी। तो एक और जो न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए एक पोर्ट का बिल लाया जा रहा है, यानी जो हमारे पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, और इनको ऑटोनॉमी देने के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। और ताकि ये छोटे मोटे काम है अपने आप से डिसाइड कर ले, किसी को लैंड लीज पर देना है तो छोटे मोटे डिसीजन अपने आप से ले ले, इस तरह का बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। कई बार इस पर भी क्वेश्चन आता है साफ साफ। कई बार तो वो क्या करते हैं, पोर्ट्स को मेजर करवा देते हैं, मिलान करवा देते हैं। यानी देखिए मैंगलोर का पोर्ट है कहाँ है, तो वो आ जाएगा कर्नाटका में, और JNPT कहाँ है, JNPT मुंबई में है, इस तरह से। लेकिन इसके अलावा भी एक नया क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, एक जो 13वां मेजर पोर्ट है, यानी एक और मेजर पोर्ट अभी बनने जा रहा है तमिलनाडु के अंदर में, तो उसका नाम कई बार पूछ लेते हैं। नया जो पोर्ट बनने जा रहा हो जिसे उसका नाम पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है इनियम। ये भी न्यूज़ में था काफ़ी, इस तरह का इसका नाम है, तो इसको भी याद कर लीजिए आप। जो 13 मेजर पोर्ट है ये देखिए यहाँ पर, ये रहा इनियम, जो ये पोर्ट है तमिलनाडु का। इससे क्या होएगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये पोर्ट बनेगा तो सिंगापुर वगैरह और जो यहाँ पे चाइना सी है और साइड जो भी देश बनते हैं इनसे ट्रेड करने में काफ़ी हमें आसानी होएगी। तो ये मेजर पोर्ट यहाँ पे बन रहा है। और जो कंजेशन है बाकी पोर्ट्स पे, उसको भी ये दूर करेगा, तो याद रखिएगा इसे। बस आज के तो बस इतने ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम के लिहाज से देखिए कम ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिक्स की न्यूज़ थी, फिर भी देखिए डेली हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस पीआईबी या फिर ये देखिए, ये साफ साफ ये तो पीआईबी में था ये क्वेश्चन। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है, हाँ, एक क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो हमने कल गलती करी थी और आपने बिल्कुल सही याद दिलाया और ठीक करने की कोशिश करी। देखिए क्वेश्चन, इसके आंसर्स अगर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको भी और मुझे भी, क्योंकि देखिए अब दोबारा से उन क्वेश्चंस को खोजना और नई वीडियो में उनके आंसर देना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इसी वीडियो में देंगे और अंत में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले सीरियल वाइज अब ध्यान से सुनिए, अब जो बात मैं कहता हूं, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन सुनने के बाद में आप अपना आंसर या तो मन में सोच लीजिए या फिर कमेंट की फॉर्म में लिख दीजिए या फिर नोटबुक में, जैसा भी आपको मन करे वैसा कर दीजिए। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस का आप आंसर निश्चित रूप पर सोचना, तभी तो आपको पता लगेगा कि कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए। और अंत में एक बार सीरियल वाइज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इनके आंसर्स करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है ये पीआईबी में आया था, 500 करोड़ का ये बनाया है और कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसको अप्रूव कर दिया है। और किस देश के लिए ये था जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड था? म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड। ऑप्शंस तो आप लगा लीजिएगा, और एक ऑप्शन नहीं है, ऐसे है 1 2 3 और 2 3। लिखने में कई बार टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में हम ऐसे कर लेंगे। तो अभी ये देख लीजिएगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड कौन कौन से देश के लिए था। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा कि जो हमने 6 बार जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा, 6 बार एग्रीमेंट आपको याद होगा, यहाँ पर इंडिया और गदार यहाँ पे हुआ था। गदार पोर्ट को काउंटर करने के लिए जो चाइना द्वारा बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, हम ये 6 बार पोर्ट बना रहे हैं और ईरान में ये हम बना रहे हैं। तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हमारा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, यानी चाइना की तरफ जाना है या फिर यूरेशिया की तरफ ऊपर जाना है, तो कनेक्टिविटी से काफ़ी बढ़ेगी। तो देखिए इस एग्रीमेंट में कौन कौन से देश शामिल है? इंडिया, ईरान, ये तो है ही है, देखिए इतना तो आपका साफ हो गया। अफगानिस्तान और ओमान, इन चारों में से कौन कौन से देश शामिल है? और जो देखिए अगला ये भी न्यूज़ में था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। नालसा के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नालसा का काम क्या है? यह फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है वीकर सेक्शन को। और दूसरा फैक्ट है, क्या ये लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करवाता है? और तीसरा फैक्ट है, टू गिव इफेक्ट टू इट्स पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैव बीन कंस्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। तो क्या देखिए अपने एक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इसने हर स्टेट में जो है वो अथॉरिटी, स्टेट में अथॉरिटी इस्टेब्लिश करी है। इस तरह का तीसरा फैक्ट है। अब चौथा है 22वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी सीओपी होती है हर साल इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। ये इस साल कहाँ हुई है, कौन सी जगह पे ये हुई है? पहला ऑप्शन मोरक्को, फ्रांस, यूके, साउथ कोरिया। तो ये आप सभी ने होप की आंसर सोच ही लिए होंगे, क्योंकि अब हम इसके बाद में 5वें क्वेश्चन के बाद सबके आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। मदद का पीआईबी में आया था ये कि मदद जो प्लेटफॉर्म है, कौन से मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है और ये किस लिए है ये? तो 4 ऑप्शंस हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड जस्टिस, एक्सटर्नल अफेयर और सोशल जस्टिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आपने इनके जो आंसर तो सोच ही लिए होंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? ये जो है ये पीआईबी की है एक्सप्लेनेशन है। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है ये 500 करोड़ का, ये देखिए ये इंडियन इकोनॉमी को जो हमारी जो ये देखिए 4 देश हैं CMLV, जो ये है इंडो चाइना कंट्रीज को इनको कई बार कहते हैं, जिनके नाम है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। तो इन 4 देशों में हमारी इकोनॉमिक प्रेजेंस को कैटलाइज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने 500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है क्या? तो इन 4 देशों में हम अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। ये देखिए एक्जिम बैंक के तहत हम इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये 4 देश हैं, दोबारा देख लीजिए आप, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इन 4 देशों में एक्जिम बैंक के अंतर्गत ये फंड आएगा और ये इसे इंप्लीमेंट करने में सहायता प्रोवाइड करेगा। तो देखिए ये अब तो आप इस क्वेश्चन को कर ही लोगे। तो बांग्लादेश, थाईलैंड तो बिल्कुल भी गलत ही हो गए और म्यांमार इसमें से एक शामिल है। अगर ऐसे आता है तो 1 ओनली, तो 1 एक देश ये है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन था कौन कौन से देश इस एग्रीमेंट में शामिल है 6 बार पोर्ट में। 6 बार पोर्ट में देखिए कई बार हम गलती कर देते हैं, हम सिर्फ करेंगे इसमें टिक इंडिया और ईरान। इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। आपको याद ही होगा अफगानिस्तान से जरान दिलाराम जो हाईवे है वो जाएगा आगे। तो इस 6 बार एग्रीमेंट में ये भी शामिल है। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। तो ये पीआईबी के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए पीआईबी क्या बोलता है कि 3 मिनिस्टर्स, अफगानिस्तान भी है और यहाँ पर देखिए
गडकरी साहब भी हैं और ईरान के जो मिनिस्टर थे डॉक्टर अब्बास ये भी हैं। 3 देशों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो आप याद रखिएगा, कभी भी इनके बारे में क्वेश्चन आता है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहली स्टेटमेंट में तो आपके कंफ्यूज होने के चांसेस नील है, ऑलमोस्ट आप ये ठीक ही करोगे। सेकंड क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो सेकंड ऑप्शन में, और ये बिल्कुल सही है कि लोक अदालत को ये ऑर्गेनाइज करता है, और यह भी बिल्कुल सही है कि ये जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टैब्लिश करता है ये हर स्टेट में। तो सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें सही है, आप इसको याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 13(9)(a) जो DPSP है उसमें भी नालसा का जिक्र है, तो आप देख लीजिएगा इसे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो ये सारे हमने 1987 में ये आया था और बाद में आया था, यानी 39(a) बाद में अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके आसपास 1987 के आसपास तब ये आया था। और 22वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो ये तो आसान सा फैक्ट है, मोरक्को में ये हुई थी। हमने ये डिस्कस भी किया था और माराकेश में मोरक्को में ये हुई थी। अगला जो है मदद एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया था ट्रैकिंग के लिए। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, तो देखिए ये किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो ऑनलाइन ग्रीवियंसेस है उसको ट्रैक करने के लिए एक ये पोर्टल बनाया था, ताकि जो बाहर के देशों में हमारे जो NRIs या फिर PIO जो भी हैं उनको उनकी कोई भी ग्रीवेंसेस हैं उनको टैकल करने के लिए। देखिए सुषमा स्वराज का ट्वीट भी देखिए, इन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट कल को मुसीबत में होता है तो हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होता ताकि हम उस स्टूडेंट की हेल्प कर सकें। तो ये अर्ज करती हैं, ये देखिए, वी हैव नो डेटा ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स सो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ टू madad.gov.in। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, ये भी PIB में था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सारे के सारे हमने आज डिस्कशन पूरी कर ली क्वेश्चंस की। तो अब एक आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जाते जाते इंडियन एक्सप्रेस का। सिर्फ लास्ट में जो सिर्फ प्रीलिम के लिए वीडियो देख रहे थे, प्रीलिम की डिस्कशन खत्म हो गई है, ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। देखिए ये हमारे रिलेशंस मेजर करता है। 1971 में हमने सहायता करी थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में, और हमने काफ़ी फोर्स भी भेजी थी और बांग्लादेश में सरेंडर करवाया था। जो पाकिस्तान के वहाँ पे जनरल थे JS अरोड़ा ने वो मिशन हेड किया था और वहाँ पे पाकिस्तान की फोर्सेज ने सरेंडर किया था। देखिए अब होना तो ये चाहिए साफ साफ कि बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में इंडिया ने बहुत ज़्यादा सहायता प्रोवाइड करी, तो इसका मतलब तो बांग्लादेश को हमारा एहसान मानना चाहिए और हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। लेकिन पिछले 45 सालों में हमारे रिलेशन काफ़ी उथल पुथल रूप से रहे। तो कुछ दिन यानी 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब तो हमारे 3-4 साल तो हमारे रिलेशन अच्छे हुए। उसके बाद से हमारा विवाद होना हो गया काफ़ी चीज़ों पर। तीस्ता वाटर पे विवाद हुआ, और जो बॉर्डर को लेकर भी विवाद हुआ, माइग्रेशन को लेकर विवाद हुआ, और इससे यानी कुछ ही सालों में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई, हमारे रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो गए। और चाइना देखिए 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और 1971 में आज़ाद होने के बाद में 3-4 साल तक तो चाइना ने इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था बांग्लादेश को। लेकिन फिर भी इनके रिलेशन 4-5 सालों के बाद में बहुत अच्छे हो गए चाइना और बांग्लादेश के। और इंडिया के साथ जिसने सहायता प्रोवाइड करी थी इसको आज़ाद करवाने में, उनके रिलेशन खराब हो गए। तो देखिए अब रिलेशन 45 सालों बाद अगर हम मेजर करें तो अब रिलेशन दोबारा से अच्छे हो गए हैं। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हमने साइन किया था, और अब तीस्ता वाटर जो है वो हालांकि अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे साइन किया जाएगा। अब देखिए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं हमारे बीच में। कौन कौन से डिस्प्यूट हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए जो पहले एक तो सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट होता है वो होता है माइग्रेशन का। बांग्लादेश से काफ़ी मात्रा में जो माइग्रेंट्स हैं वो आ जाते हैं। तो माइग्रेंट्स आ जाते हैं तो हमारी देखिए पूरे के पूरे जो हमारी डेमोग्राफिक है, यानी देखिए असम में असमीज लोगों का हमेशा ये शिकायत रहती है, जो बिल्कुल जायज़ भी है, कि जो बाहर से जो लोग आते हैं बांग्लादेश से यहाँ पर आके पूरी की पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर देते हैं। तो इन पर फायरिंग भी होती है। हमारे जो बॉर्डर पर जो BSF तैनात है कई बार इनको रोकने के लिए काफ़ी सख्त रवैया अख्तियार करती है। तो इस वहाँ पर बांग्लादेश में इस चीज़ के खिलाफ में रोष हो जाता है। दूसरा है अभी भी देखिए तीस्ता का इश्यू है, और तीसरा देखिए यहाँ पर अभी भी ट्रेड डेफिसिट है। हमारा जो ट्रेड है वो पहुँच गया अभी 7 बिलियन तक, लेकिन बांग्लादेश को हमेशा ये शिकायत रहती है कि इंडिया एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन इंपोर्ट नहीं करता हमसे। तो हमारी यह तर्क रहता है कि आप कुछ अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करते ही नहीं। तो देखिए ये पॉइंट तो हमेशा लागू होता है। जो साउथ एशिया यानी सार्क के जितने भी देश हैं उनमें यह दिक्कत आती है कि सारे के सारे देश में ना कॉम्प्लीमेंट्रीज नहीं है। यानी बांग्लादेश भी देखिए जूट एक्सपोर्ट करता है, इंडिया भी जूट एक्सपोर्ट करता है। यही दिक्कत श्रीलंका के साथ रहती है। सुबह हमने पढ़ा था ETCA। तो ये चीज़ हमेशा रहती है। और कौन कौन से फैक्टर हैं, और देखिए
कई बार कल्चरल फैक्टर भी है बांग्लादेश में, जैसे कि जो हिंदूज को प्रोसिक्यूशन होता है काफ़ी बार, तो ये एक यू कैन से दैट कल्चरल इशू इंडिया में काफ़ी बार ये हो जाता है। तो पांचवा इशू क्या सिक्योरिटी को लेकर इशू है, जिसे अभी सोल्व कर लिया गया है। देखिए अभी तो देखिए शेख हसीना की गवर्नमेंट है अवामी लीग की बांग्लादेश में, तो इन्होंने तो टेररिस्ट पर कर्ब किया है, लेकिन उससे पहले जब भी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और खालिद जिया की गवर्नमेंट रहती है वहां पर, तो वो वहां पर आईएसआई यहाँ पर टेररिस्ट को पनाह देता है और टेररिस्ट के कैंप्स बांग्लादेश में भी लगते हैं। तो इंडिया को हमेशा इस चीज़ से दिक्कत रहती है। तो ये काफ़ी सारे इशू है, ब्रीफ में डिस्कस किए गए हैं। तो अब बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं। एलबीए साइन होने के बाद में भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो हम है वो अगला एग्रीमेंट यानी तीस्ता के रूप में वो भी साइन कर लेंगे। और देखिए दूसरा, बांग्लादेश के साथ में हम और भी काफ़ी चीज़ों में डील कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए बांग्लादेश के साथ में हम BCIM है, जैसे कि BCIM हो गया, सार्क हो गया, या फिर बिम्स्टेक हो गया, इन सभी चीज़ों में बांग्लादेश के साथ में हम हैं। और इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें भी बांग्लादेश अभी एक अहम महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी बांग्लादेश एक अहम स्थान रखता है। हमारी नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और हमारी सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश जरूरी है। और बांग्लादेश के साथ हम देखें, अगर वो हमें एक ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है, ट्रांजिशन रूट प्रोवाइड करता है, तो हम हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया को काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, बजाय कि घूम के जाने के, या फिर जो चिकन नेक कॉरिडोर है वहाँ जाने के लिए। तो इसी तरह से बस ये कंपेयर कर रहे हैं 71 से अभी तक के अब हमारे रिलेशंस में कैसे बदलाव आया है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।